कहीं जज तक बिक जाते हैं। हर पुलिस वाले के सामने, हर मीडिया वाले सामने, हर किसी कोई बचा नहीं जिसके सामने उन्होंने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। उसकी 5 बहनें आज भी रो रही हैं कि हमारा एक इकलौता चिराग था जो आज बुझ गया। कल को अगर वो छूट कर आए, उनके व्यक्ति उसके पिता का अगर हत्या कर दें तो उसके जिम्मेदार कौन लेगा? उसकी 5 बहनें कहाँ जाएंगी? क्या कुछ पता है आपको? इस समाज में जहाँ पर बेटियों के खिलाफ हर दिन हर रात एक अत्याचारी बैठा है, उसको हर एक बेटी पैदा होती है, 4 अत्याचारी पैदा होती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। क्या हमारा समाज अब इसी तरफ जाएगा? न्यूज़ तो आज की जो कहानी है वो एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। 30 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक हत्याकांड होता है जिसका नाम दिया जाता है अनुराग हत्याकांड। 30 अक्टूबर 2024 को सुबह अनुराग यादव अपने घर से बाहर निकलते हैं ब्रश करते हुए, यानी कि दांत घसते हुए। उसी दौरान उनके पड़ोसी जो होते हैं, जो जिनके साथ उनका करीब 40 से साल से ज़्यादा के ज़मीन के विवाद चल रहे थे, एक छोटे से ज़मीन का टुकड़ा था, उसी ज़मीन को लेकर वो विवाद चल रहा था। और उस दिन उन लोगों ने एक प्लान किया। प्लान ये किया कि उनका एक भाई था जो कि था दरोगा, एक ट्रेनी दरोगा था। उसी दौरान उन लोगों ने एक साजिश रचा और कहा कि जो भी होगा हम सँभाल लेंगे। और उसी दिन जब वो जैसे वो घर से बाहर निकलता है, कुछ लोग 2-3 लोग उनके घर से बाहर निकलते हैं और उसका सर एक तलवार से, यानी कि धारदार हथियार से पर कलम कर देते हैं। कि माँ उसके सामने खड़ी होती है, उसकी 5 बहनें उसके सामने खड़ी होती हैं, वो एक इकलौता भाई था, उनके सामने उसका सर से धड़ अलग हो जाता है। जब वो परिवार न्याय की गुहार करता है, न्याय के लिए रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तब जाकर उसे एक न्याय की सीढ़ी दिखाई पड़ती है। वो भी एसडीएम साहब आते हैं, उसे हवाला दिलाते हैं। हवाला दिलाने के बाद कुछ दिनों बाद उन 2 से 3 लोगों को, एक आरोपी होता है जिसका नाम होता है लालता, जिसने उसका सर से धड़ अलग किया था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उनके पिता, उनके घरवालों को, 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो पुलिस वाला होता है, यानी कि जो दरोगा होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, जो उनके घर में था। उसके बाद उनके घर में जब तलाशी ली जाती है तो ऐसे सैकड़ों, यानी कि दर्जनों हथियार मिलते हैं, जिससे कि पहले से प्लानिंग कर चुके थे कि अब इसका आज हत्या कैसे भी कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ऐसा आप ये सब आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि वाक़ई ये एक हैरान कर देने वाली घटना है। इसके बाद सब कुछ हो जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कल 14 दिसंबर 2024 को एसडीएम साहब उसके घर पहुँचते हैं, उस पीड़ित के अनुराग यादव के घर पहुँचते हैं, जिनका नाम होता है दिनेश चंद्र। वो जब घर पर पहुँचते हैं, पास के गाँव में गए थे, लेकिन उसी दौरान जब उसके घर पर पहुँचते हैं तो उनके पिता से मिलते हैं, उसके साथ ही उनके साथ काफ़ी देर बात होता है। लेकिन वो एक चीज़ कह जाते हैं कि अगर वो छूट गया, लालता यादव अगर छूट जाता है, तो आपके पैरों में आकर वो गिरकर माफ़ी माँग लेगा, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? अब ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कहीं न कहीं जो एसडीएम साहब हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो भी बिक चुके हैं। जो न्याय दिलाने वाला व्यक्ति हो, ये नहीं कह सकता कि एक दिन वो व्यक्ति आकर आपके सर पर आपके पैरों पर गिर पड़ेगा, आप उसे माफ़ कर देना। उनकी न्याय ये नहीं हो सकती। उस व्यक्ति को छूटने का कोई अधिकार ही नहीं बनता, जो एक पिता का एक चिराग छीन लिया हो। ये कोई पहला घटना नहीं है। यहाँ पर हमारा भारत देश में कहीं न कहीं जज तक बिक जाते हैं, जैसे अतुल सुभाष जैसे केसेस में जज तक बिक जाते हैं। क्या ऐसा बिकना सही होगा? कब तक हमारे समाज को ऐसे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? योगी जी का बुलडोज़र केवल ऐसे लोगों पर चलता है जो बड़े लोग होते हैं, जो उनके सरकार के खिलाफ बोलते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ उनका बुलडोज़र नहीं चलेगा? जिसका वह घर, जिसका ज़मीन समाजवादी ज़मीन में बना हुआ हो, उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, इस जनता से और इस कानून से। आज इसे न्याय मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। आप लोग ये साबित करो और आप लोग ये कर दिखाओ। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहाँ पर वो गरीबों को और लाचारों को ऐसे आड़ में जो है ढकेल दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि उनके पिता बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। लेकिन क्या सीधे का यही फ़ायदा होगा? अब यही होगा हमारे समाज के साथ। जो व्यक्ति सीधा है, जो व्यक्ति साधारण है, उसके खिलाफ ऐसे ही होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। हर पुलिस वाले के सामने, हर मीडिया वाले सामने, हर किसी कोई बचा नहीं जिसके सामने उन्होंने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। उसकी 5 बहनें आज भी रो रही हैं कि हमारा एक इकलौता चिराग था जो आज बुझ गया। कल को अगर वो छूट कर आए, उनके व्यक्ति उसके पिता का अगर हत्या कर दें तो उसके ज़िम्मेदार कौन लेगा? क्या वो एसडीएम साहब दिनेश चंद्र लेंगे? अगर लेंगे तो लिखित करके ये चीज़ प्रूव कर दें कि हाँ, हम इसकी जो भी उसकी ज़िम्मेदारी होगी हम लेंगे। अगर वो छूट कर आता है, उसकी 5 बहनें अगर उससे हत्या कर देता है, इसकी 5 बहनें कहाँ जाएँगी? क्या कुछ पता है आपको? एक बेटी को पालना एक पिता के लिए कितना तकलीफ़ की बात है, आप जानते हैं? इस समाज में जहाँ पर बेटियों के खिलाफ हर दिन हर रात एक अत्याचारी बैठा है, उसको हर एक बेटी पैदा होती है, 4 अत्याचारी पैदा होते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए। क्या हमारा समाज अब इसी तरफ जाएगा? मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उसको छूटने की कोई चांस ही नहीं होता। अगर वो छूट गया तो हमारे इस देश के इस संविधान के कानून पर कोई असर नहीं बचेगा, क्योंकि इस देश में हमारे कानून को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। जब कोई ऐसी हत्यारा जब कोई ऐसा पैदा होता है तो एक जो पीड़ित होता है उसे एक उम्मीद होता है कि हमारा कानून अभी ज़िंदा है।
लेकिन यहाँ अगर कानून ही मर जाए तो क्या हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? एक छोटे से जो एक झगड़ा होता है, एक विवाद होता है, उसको सुलझाने के बजाय एक एसडीएम साहब जो बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर वो छूट कर आ गया, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? तो वाक़ई ये माफ़ करने लायक है? अगर माफ़ करने लायक है तो अगर वही उसी जगह पर एसडीएम का बेटा होता तो क्या उसे माफ़ कर देते? अगर एक नेता का बेटा होता क्या उसे माफ़ करने लायक कोई कृत्य पैदा होता था? बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको सुनाने का मकसद किसी को दिल को ठेस पहुँचानी हो सकता है कि इस वीडियो को वायरल होने के बाद हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि हमने एसडीएम साहब को काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। तो फिर चलिए मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लड़ता रहूँगा ऐसे ही बुराइयों के साथ।